welcome you all in the Diamond Study IS. आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये मेरी लक्ष्मीकांत है। इसे हम आज से कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। अगर हम चाहते हैं तो पीपीटी बनाकर भी इसे कवर कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है कि पीपीटी में किताब को रख के कैसे पढ़ें। तो इसलिए मैंने जो है ना डायरेक्टली बुक के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। चलिए देखते। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहाँ से हमारा मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो कहाँ से बनना शुरू हुआ। तो देखिए, द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन द 1600 एज अ ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया, भारत पर, तो वो एक जो है ना वो एज अ जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ना उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट जो है ना ले लिए ट्रेडिंग के इंडिया में, और फिर उन्हें चार्टर ये दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। फिर 1765 में कंपनी जो थी, जो पूरी तरह से ट्रेडिंग फंक्शन कर रही थी, ट्रेड के ऊपर काम कर रही थी, व्यापार को लेके, अब उन्हें जो है ना दीवानी राइट मिल गए। दीवानी राइट वो राइट होते हैं जो कि रेवेन्यू और जो सिविल जस्टिस है, जो सिविल मतलब सिविलियन में जैसे कि हम जनता जो आती है, तो उससे जो जस्टिस से लेके जो राइट्स थे उन्हें वो अधिकार मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और यहीं से जो है ना जो जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो है ना टेरिटोरियल पावर बनना शुरू हुई भारत में। टेरिटोरियल पावर का मतलब उन्होंने अक्वायर करना शुरू कर दिया भारत के हिस्से पर। फिर 1858 में जब सेपोई म्यूटिनी हुआ, यानी भारतीय जो थे, जो झेल रहे थे अनेक अत्याचार, तो झेलते झेलते उसके बाद में उन्होंने सेपोई म्यूटिनी हो गई, जो कि मेरठ से शुरू हुई थी। तो जो ब्रिटिश क्राउन है, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जो है ना, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भारत की गवर्नेंस की थी उन्होंने ले ली। और उसके बाद में वो लगातार ये जो है ना 15 अगस्त 1947 तक, आज़ादी मिलने तक की ये जारी रहा। फिर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, और तो हमें जो है ना वो संविधान की ज़रूरत महसूस हुई कि इतना बड़ा देश है, उसे कैसे चलाया जाए। तो जो हमारे एम.एन. रॉय थे, उन्होंने सजेस्ट किया, जो कि पायनियर है कम्युनिस्ट मूवमेंट के भारत में। तो उन्होंने 1934 में कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ 1946 में, जो कि हमारा जब संविधान बनकर पूरा हुआ तब तक की काम किया, यानी 26 जनवरी 1950 तक की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जो अलग अलग फीचर्स थे, यानी कि जो उसकी विशेषताएं थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की, तो ये जो उसकी जो जड़ें थी वो हमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल से देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून थे जो हमने ब्रिटिशर्स के जो है ना टाइम के उठाए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो कुछ भी इवेंट्स हुए थे ब्रिटिश के दौरान, वो और उसके साथ जो कुछ उन्होंने कानून बनाए थे, फ्रेमवर्क थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो वो झलक जो है वो हमारे संविधान में देखने को मिलती है। तो जिसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए, सबसे पहले कंपनी रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक रहा। कंपनी रूल मतलब आप जब प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और 1773 से 1858 तक की ये टाइम लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये टाइम लाइन पूछी जा सकती है, और आपको हेल्प भी करेगी आगे जो है ना कि कैसे जो है हम और फैक्ट को रिटेन कर सकें। तो कंपनी रूल के दौरान, यानी 1773 से 1858 के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट आया सबसे पहले 1773 में। तो ये जो एक्ट है ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस रखता है, और ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था भारतीयों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, जो भारत में जो अफेयर्स थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो सबसे पहले क्या था कि इसने रिकॉग्नाइज्ड किया कि पहली बार की पॉलिटिकल, यानी भारत में जो राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब कि जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी के,
उन्हें कैसे चलाया जाए। और यहीं से जो है ना फाउंडेशन, एक नींव पड़नी शुरू हुई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भारत में। देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। रिमेंबर दिस फैक्ट। इसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, जो कि असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल को। अब हमारे जो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे, जो उनकी प्रेसिडेंसीज थी, वो किसके अंडर चली गई? बंगाल के अंदर, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके अंडर में चली गई। अब क्या हुआ कि जो 3 प्रेसिडेंसीज पहले जो था कि जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी यानी बॉम्बे, मद्रास और ये जो है ना अलग अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये अंडर में चली गई, अब इंडिपेंडेंट नहीं रही, इनकी आज़ादी छीन ली गई एक तरह से। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो है ना हमें क्या करते हैं, यहाँ ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, यानी हमारा जो ये सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ये जो है ना इसी एक्ट के थ्रू 1774 में कलकत्ता में बनाया गया। और तब उस टाइम उसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। चौथा पॉइंट ये कहता है कि ये एक्ट जो है वो कंपनी के जो सर्वेंट थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो उनके नौकरशाही थे, उनको जो है ना वो रोकता था कि किसी भी आप जो है ना प्राइवेट आप ट्रेड नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स का मतलब यहाँ सेंस है कि जो भारतीय हैं उनसे आप कोई भी घूस नहीं लेंगे, ब्राइब नहीं लेंगे, या उनसे कोई भी तोहफा यानी कि आप कोई भी प्रेजेंट नहीं लेंगे। इसके साथ ही इसने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, इसने जो है ना कंपनी की जो पावर थी उसे और भी कंट्रोल मजबूत बना दिया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो कि रिपोर्ट देती थी रेवेन्यू के बारे में, जितना भी भारत में रेवेन्यू आता था अलग अलग हिस्से से, उससे सिविल मैटर्स जो थे और मिलिट्री अफेयर्स जो भारत में चलते थे उसके बारे में ये रिपोर्ट देती थी। अब हम आते हैं सेकेंड अपने लॉ पे, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि था 1784 का, 1784 का। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये क्या था कि एक तरह से जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था तो उसमें जो कमियां रह गई थी, डिफेक्ट्स जो रह गए थे, कहीं ना कहीं उसमें सुधार करने के लिए था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि इसे अमेंड किया, पास किया 1781 में, जिसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के का मतलब ये होता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा उसमें जो कमियां रह गई थी उसे सेटल करना, उसे सुधार करना, तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। देखिए अब सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो था वो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये जो है ना डिस्टिंग्विश मतलब अलग करती है, जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के उन्हें अलग करती है। इसके साथ ही ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि मैनेज करते थे कॉमर्शियल अफेयर को, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो मैनेज करता था भारत में पॉलिटिकल अफेयर्स को कंपनी के। इस तरह से यहाँ से क्या हुआ कि डुअल सिस्टम यानी डबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। अभी तक की यूनिटी पे चल रहा था, एकल, लेकिन अब यहाँ से डबल सिस्टम की शुरुआत हो गई। अब इसने क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उन्हें सुपरवाइज करता था, पावर देता था कि वो जो सारे जो ऑपरेशंस जो कंपनी के सिविल और मिलिट्री के जो भी मैटर हैं गवर्नमेंट के, और रेवेन्यू जो है ब्रिटिश पोजीशंस के, वो सारे देखें। इस तरह से ये एक जो है ना दो जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना रीजंस निकल के आए। पहला ये कि कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में पहली बार उन्हें कहा गया कि ब्रिटिश पोसेशंस, यानी कि जो अंग्रेज हैं उनका जो है ना उनके अंडर में चली गई, उनका अधिपत्य हो गया इस पे। और सेकंड में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसे ये बताता है कि सुप्रीम कंट्रोल जो है कंपनी के अफेयर्स का जो है एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में इस एक्ट के थ्रू बताया गया। अब देखिए हमारा थर्ड है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी 1833 में चार्टर एक्ट आया गया।
अब ये जो चार्टर एक्ट था ये हमारा फाइनल स्टेप था, जो कि पूरी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको सेंट्रलाइज कर दिया, उनकी पैर अच्छी तरह से जम गए। तो इस फीचर में क्या किया इन लोगों ने कि सबसे पहले कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे हमारे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और जो सारी पावर थी सिविल की और मिलिट्री पावर्स वो सारी इन्हें दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनके पास अथॉरिटी थी कि पूरी तरह से जो पूरी टेरिटरी थी, यानी जो भारत का जो की ज़मीन थी, जो हिस्सा था, तो जो टेरिटोरियल एरिया था वो ब्रिटिश इंडिया के कब्ज़े में आ गया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इसके साथ ही क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्हें एक्सक्लूसिव यानी कि विशेष लेजिस्लेटिव पावर दिया गया पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया में। इंटायर ब्रिटिश इंडिया नहीं कि उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज था, और जो लॉज बने इनके अंडर में, पहले जो थे वो एक्ट कहलाए लेकिन अब जो बने वो रेगुलेशंस कहलाए। तो इस तरह के जो लॉज बने इस एक्ट उन्हें एक्ट कहा गया। इसके साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ थी वो एक कमर्शियल बॉडी की तरह जो काम कर रही थी वो अब ख़त्म हो गया। इसके साथ ही वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। अब इसके साथ ही क्या हुआ कि जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, उन्हें जो है ना ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी कहा गया, और वो ही जो है ना इसके हायर और सक्सेसर होंगे। अब चार्टर एक्ट जो हमारा 1833 था उसने इंट्रोड्यूस किया कि ओपन कंपटीशन लाया जाए फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए, और इसने ये भी कहा कि जो इंडियंस होंगे उन्हें अब जो है ना डिबार नहीं किया जाएगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा किसी भी मतलब जगह पे ऑफिस खोलने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी के अंदर। लेकिन ये जो प्रोविज़न था ये जो है ना इसका विरोध किया गया, जो अपोज कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, तो ये फिर ख़त्म हो गया यहीं पे। अब हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे। ये जो था ये लास्ट सीरीज़ थी चार्टर एक्ट की, जो पास की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू 1793 से 1853 के दौरान। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क बना। फीचर्स क्या, इसने क्या किया कि पहली बार जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के, इसने कहा कि 6 न्यू मेंबर्स बनाए, उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया काउंसिल के लिए में। और इसके अगर दूसरे वर्ड में हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए, जिसे हम बाद में जो है ना इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही ये लेजिस्लेटिव विंग जो थी काउंसिल की वो फंक्शन कर रही थी एक मिनी पार्लियामेंट, एक छोटी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, और सेम प्रोसीजर एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी। वो बड़ी थी लेकिन ये छोटी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह। इस तरह से क्या हुआ कि जो लेजिस्लेशन पहली बार बने तो उन्हें स्पेशल फंक्शंस कहा गया गवर्नमेंट का कि ये स्पेशल फंक्शन की तरह काम कर रही है, और ये स्पेशल मशीनरी है, स्पेशल प्रोसेस है इसका। इसके बाद ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया कि सिलेक्ट किया जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए सिविल सर्वेंट का। तो इसने क्या किया कि सिविल सर्विस जो है उसे ओपन कर दिया गया भारतीयों के लिए भी। साथ ही एक मैकॉले कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस 1854 में, ताकि उस पर कंसीडर किया जा सके, सोचा जा सके मैकाले कमेटी के थ्रू कि भारतीयों को कैसा रहेगा जो है ना वो सिविल सर्विस में अगर उन्हें रिक्रूट किया जाए तो। अब क्या हुआ कि कंपनी ने अपना रूल एक्सटेंड कर दिया और अलाउ किया कि है ना पोजीशंस जो है वो इंडियन टेरिटरीज पे ट्रस्ट, वो ब्रिटिश क्राउन जो है वो ट्रस्ट ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये स्पेसिफाई नहीं है पर्टिकुलर पीरियड तक की, कोई टाइम नहीं डिफाइन किया गया। तो पहले जो चार्टर बने हुए थे इससे ये साफ साफ पता चलता है कि कंपनी का जो रूल है वो किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता था, जैसे कि पार्लियामेंट का होता है इधर। अब इसके साथ ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव
काउंसिल में। लोकल रिप्रेजेंटेशंस मतलब कि पहली बार, ये पॉइंट नोट डाउन कर ले, पहली बार जो लोकल्स थे उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिली और इसके साथ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स शामिल किए गए गवर्नर जनरल काउंसिल में। 4 मेंबर्स जो थे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से आए। अब देखिए हमारा है दी क्राउन रूल, यानी कि 1858 से 1947 तक। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेजर लैंडमार्क देखने को मिलता है कि कैसे जो है जब बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, तो जब म्यूटिनी हो गई तो वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया। क्यों? जब सेपोई म्यूटिनी हो गई तो जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के मतलब आज़ादी की पहली लड़ाई थी, और इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एबॉलिश हो गई, ख़त्म हो गई, और जितने भी पावर थे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए, जो टेरिटरीज थी, रेवेन्यू थी, सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई। फीचर्स क्या, इसने क्या किया कि अब जो है ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे जो है ना चलाया जा रहा था, वो अब नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी वहाँ ब्रिटिश के नाम पे चलाया जा रहा था, वहाँ की गवर्नमेंट के नाम पे। और उसने किया कि अब डेजिग्नेशन चेंज कर, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसकी जगह वाइसराय ऑफ इंडिया आ गए, और जो वाइसराय थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश क्राउन का। मतलब कि वो अंग्रेजी गवर्नमेंट को, अंग्रेज जो वहाँ गवर्नमेंट थी बैठी हुई थी ब्रिटेन में, उन्हें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता था डायरेक्टली। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने। नोट डाउन दिस पॉइंट। अब क्या हुआ कि इसने जो डबल सिस्टम का गवर्नमेंट था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, वो ख़त्म हो गया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म हो चुका। इसके बाद में एक नया ऑफिस बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में का काम क्या था कि पूरी अथॉरिटी थी, पूरा कंट्रोल था, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे होता था। इसके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, और वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो रिस्पॉन्सिबल था, इंडिया का नहीं। इसके साथ ही 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जो है ना वो सलाह देती थी, असिस्ट करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। और इसके साथ ही काउंसिल जो थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी, सिर्फ एडवाइस करती थी। ये जो है ना जो काउंसिल है 15 मेंबर्स की, सेक्रेटरी के ऊपर ये बाउंड नहीं था कि वो माने इस बात को। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो जो है वो चेयरमैन होते थे काउंसिल के। इसके साथ ही क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल थे वो बॉडी कॉरपोरेट थे, कैपेबल ऑफ स्विंग थे, बीइंग सो, इन पे मुकदमा चलाया जा सकता था इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। ये जो एक्ट था 1858 का काफ़ी बड़ा था, कन्फाइंड था, और इम्प्रूवमेंट भी हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में भी। इसकी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो सुपरवाइज कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी इंग्लैंड में। तो लेकिन ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो प्रिवेल हो गया।